भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 396 से आगे की ओर। शुरू करते हैं भारत के प्रियम्बल प्रस्तावना, जिसमें इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द को जोड़कर उसकी प्रस्तावना में बदलाव ला दिया था। शुरू करते हैं प्रस्तावना क्या है, कैसा है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, जानते हैं। प्रस्तावना की उत्पत्ति भारतीय संविधान का एक परिचय, इंट्रोडक्शन है। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। कौन सी, किसकी संविधान से प्रभावित है? अमेरिकी संविधान से। और संविधान सभा में नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यगत प्रस्ताव का ही व्यवस्थित रूप है। किसके द्वारा प्रस्तुत? नेहरू द्वारा, जिसमें BN राव के द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही व्यवस्थित रूप है, जिसको BN राव के द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया। किनके द्वारा? BN राव के द्वारा। प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, जानते हैं। प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं बल्कि नैतिक आदर्शों का प्रारूप है। संविधान के उद्देश्यों और दर्शन का पर्याय है। संविधान का जो उद्देश्य है और उसका जो दर्शन है उसका पर्याय है प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना में शामिल तत्व क्या क्या है? प्रस्तावना में शामिल तत्व के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से शुरू हुई है। ठीक है, हम भारत के लोगों, ध्यान रखिएगा, से शुरू से होती है, जिसका अभिप्राय भारतीय नागरिकों से है जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। दूसरा, जिससे यह प्रतीत होता है कि आम जनता सर्वोच्च है, संप्रभु है, जिसके द्वारा एक नवीन संविधान के माध्यम से नए भारत के निर्माण का प्रयास किया गया। हम भारत के लोगों, ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोगों से यह प्रतीत होता है कि शासक एवं शासित में कोई अंतर नहीं है। शासक एवं शासित में कोई अंतर नहीं, जिसे गणतंत्रीय शासन कहा जाता है। गणतंत्रीय शासन से कहा जाता है जहाँ शासक और शासित में कोई अंतर नहीं है। आगे देखते हैं नवीन भारत का निर्माण। शासन की प्रणाली क्या है? नवीन भारत का जो निर्माण है उसकी शासन प्रणाली कैसी है, क्या है? हम भारत के लोगों के द्वारा भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिटी, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक, रिपब्लिकन शासन प्रणाली अपनाया गया। प्रस्तावना में वर्णित उपरोक्त शासन प्रणाली से निलंबित आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में वर्णित जो है शासन प्रणाली, उससे कौन कौन से आदर्श प्राप्त किए गए वो जानिए। संविधान के आदर्श या दर्शन जानिए। जे फॉर न्याय, जस्टिस, निवेशक तत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। एल, लिबर्टी, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता में मूल अधिकार है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। ठीक है, मूल अधिकार है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। समानता, अवसर की समानता, परिस्थिति, स्टेटस की समानता। ठीक है, अवसर की समानता मिलेगी और मिलेगी है जस्टिस, लिबर्टी पर इक्वलिटी। इसके बाद आती है बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता के अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है, बंधुता यह है कि व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की जो एकता है उसको आप अखंड और अक्षुण्ण रखेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी संविधान के आदर्श क्या हैं? संविधान के आदर्श हैं JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। संविधान की जन्म कुंडली क्या है, कैसे है, जानते हैं संविधान की जन्म कुंडली को। प्रस्तावना में ही संविधान के सारांश निहित हैं। प्रस्तावना में ही संविधान के सारांश हैं, क्योंकि न्याय के आदर्शों की प्राप्ति के लिए निदेशक तत्व के भाग 4 को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के विचारों के विस्तार का ही भाग मूल अधिकार है और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन के अंतर्गत ही संसदीय संघात्मक शासन अपनाया गया है। इसलिए प्रस्तावना में समूचे संविधान के उद्देश्यों, शासन के प्रकार तथा राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ठीक है, संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आरंभिक रूप में संविधान की संकीर्ण और वैधानिक व्याख्या की गई, परंतु 1970 के दशक में संविधान के शब्दों के बजाय संविधान की आत्मा अथवा मूल मर्म के विचार का प्रयोग किया गया। अतः केशवानंद भारती बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना में वर्णित सिद्धांतों एवं आदर्शों को आधार बनाया गया है। संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना में जो वर्णित सिद्धांत और आदर्श हैं उनको आधार बना करके उसकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना एवं आधारभूत ढांचा, इसके बारे में जानते हैं संविधान का। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाद में संसद के संशोधन की शक्ति पर विचार करते हुए कहा कि संसद संविधान के मूल तत्व, दर्शन या मर्म को संशोधित नहीं कर सकती और प्रस्तावना के जिन अवयवों अथवा भागों पर आधारभूत ढांचे का उल्लेख है, इसका संशोधन नहीं हो सकता। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, प्रियम्बल, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित आधारभूत ढांचे में शामिल अधिकांश अवयव प्रस्तावना में शामिल हैं, जिनका संसद संशोधन नहीं कर सकती। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो शक्ति का स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। न्यायालय की वर्तमान व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान केवल एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, अपितु एक सामाजिक उपकरण है। क्या है? वैधानिक दस्तावेज न होकर के एक सामाजिक उपकरण के तौर पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान निर्माण की तिथि। ठीक है, प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में संविधान सभा का उल्लेख आता है। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? अंतिम पंक्ति में संविधान सभा का उल्लेख है, जिसके द्वारा संविधान लिपिबद्ध किया गया, संविधान को लिपिबद्ध किया गया तथा संविधान सभा में इसे स्वीकार किया गया तथा संविधान जनता के द्वारा निर्मित किया गया, अतः जनता ने स्वयं अपने को इसे आत्मावित किया गया। ठीक है, इसके द्वारा ये स्वीकृत किया गया है कि संविधान जनता के द्वारा निर्मित किया गया है और जनता ने स्वयं अपने आप को इससे आत्मप्रवित किया गया है। ठीक है, ऐसा मान लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द गणराज्य से जुड़े हुए प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा करें। ठीक है, प्रश्न है, प्रस्तावना के शब्द गणराज्य से जुड़े प्रत्येक विश्लेषण की चर्चा करें। क्या वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिरक्षणीय है? क्या यह वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय है? ठीक है, यहाँ आपको प्रस्तावना समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा एवं विधान परिषद। संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होगी? 500 होगी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अधिकतम संख्या 500 होगी। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 500 होगी। और न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। यद्यपि 1963 के बाद छोटे राज्यों के निर्माण के कारण व्यवहारिक रूप में 60 से कम ही विधानसभा की संख्या है। उदाहरण के लिए गोवा में 40 विधानसभा है। ठीक है, उदाहरण के लिए गोवा को आप देख सकते हैं, 2 ही जिला है। अंतर क्या है? अंतर यह है, राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद के बीच संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, राज्यों में विधानसभा विधान परिषद के बीच संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने तक रोक सकती है अधिकतम। ठीक है, इसके बाद यह विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का भेजते 14 दिन बाद उसे मान लिया जाता है कि वो पारित हो गया, उसी तरह 4 महीने तक रोक ही सकते, उसके बाद ये पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक को विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो यह तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद की तरह अगर विधेयक को विधानसभा में भेज दिया गया एमएलए के पास, तो इसे अगर उसने अस्वीकृत कर दिया तो यह तत्काल समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं एक टॉपिक है विधान परिषद का निर्माण। विधान परिषद जो है उसके बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राज्यों के बीच समानता निर्मित की जाती है? कौन सी संस्था के द्वारा राज्यों के बीच समानता? पहला CAG, दूसरा SC, तीसरा वित्त आयोग, चौथा मानवाधिकार आयोग। तो राज्यों के बीच समानता निर्मित करती है वित्त आयोग। ठीक है, अलग अलग राज्यों के बीच समानता निर्मित करती है। जानते हैं विधान परिषद का निर्माण के बारे में। विधान परिषद को समाप्त करने अथवा निर्मित करने की शक्ति संसद में है। विधान परिषद को समाप्त करने अथवा निर्मित करने
ठीक है, दोनों की शक्ति जो है उस राज्य को नहीं है बल्कि संसद को है, संसद के पास है। परंतु इसके लिए प्रस्ताव की शुरुआत राज्यों से होनी चाहिए, प्रस्ताव की शुरुआत राज्य से, ठीक है। और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों से पप्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत एवं उपस्थित मत देने वाले 2/3, ठीक है। ये कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है कि विधान परिषद को खत्म करने के लिए राज्यसभा से शुरुआत होगी, प्रस्ताव दिया जाएगा जिसमें कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित होंगे तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों से यह प्रस्ताव पारित होगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, 2/3 लोग अगर मत देंगे तो मत से पारित होगा। अतः विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और ये जो प्रस्ताव को हटाया जाता है विधान परिषद को, अनुच्छेद 169 के तहत हटाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना जो है, विधान परिषदों की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 और कम से कम 40 होनी चाहिए, ठीक है। विधान परिषदों की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। कितनी? 1/3 होनी चाहिए। और कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 40 होना चाहिए। कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा MLA की संख्या है तो 1/3 होनी चाहिए विधान परिषद। विधान परिषदों की सदस्य संख्या में पहला 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। छठा हिस्सा जो है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े लोग, ठीक है। दूसरा, शेष 5/6 निर्वाचित होंगे जिन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से द्वारा, कौन से प्रणाली से निर्वाचित किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली से, जिनके लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित है। उनके लिए निर्वाचक मंडल है वो किस तरह से निम्नलिखित है जानिए। निर्वाचक मंडल में 1/3 सदस्य 5/6 में से 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा। विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए, लेकिन विधानसभा सदस्य नहीं होगा। लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं होगा तो बाहर से कोई होगा, लेकिन विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। 1/3 नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के प्रतिनिधियों स्थानीय सुशासन के द्वारा निर्वाचित होने चाहिए, ठीक है। 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/3 नगर पालिका एवं पंचायतों के द्वारा, ठीक है, प्रतिनिधियों के द्वारा। 1/12वां हिस्सा, ध्यान रखिए, 1/12वां सदस्य उस राज्य से निवास करने वाले स्नातकों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। उस राज्य से निवास करने वाले जो स्नातक लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनसे होना चाहिए। शेष 1/12 शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। और बाकी जो 1/12 बच जाता है वो शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है, जो माध्यमिक स्तर अथवा उससे उच्च स्तर के शिक्षक हों, माध्यमिक या फिर उससे उच्च स्तर के शिक्षक हों। 1/3 विधानसभा, 1/3 नगर पालिका एवं पंचायत, 1/12 सदस्य राज्य में निवास करने वाले स्नातक द्वारा निर्वाचित और 1/12 शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित जो माध्यमिक एवं उच्च स्तर के शिक्षक हैं। अब हम लोग उस टॉपिक को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता का प्रावधान एक वैधानिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, एक वैधानिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, परिचायक है। भारत में नागरिकता एकल है, सिंगल सिटीजनशिप है। अतः नागरिकता प्रदान करना अथवा इसे समाप्त करना संघ सरकार का विशेष अधिकार है, संघ सरकार का विशेष अधिकार है, ठीक है। संविधान में नागरिकता के प्रावधान, ठीक है, संविधान से नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान 26 जनवरी 1950 में से है। देखिए कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। प्रथम, अधिवास डोमिसाइल के तहत उनको मिलती है। दूसरा, माइग्रेशन के तहत होता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन। डोमिसाइल, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, अधिवास, प्रवास और रजिस्ट्रेशन। जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो तथा जन्म भी भारत में हुआ हो, वो भी अधिवास हो परंतु व्यक्ति का जन्म न हुआ अपितु उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वो भी। वह व्यक्ति भारत में अधिवास हो 5 वर्षों से परंतु वह भारत में पैदा न हुआ हो और न ही उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है।
तो भी यह है फ्रांसीसी उपनिवेशक से लिया गया होगा। आप जानते हैं माइग्रेशन प्रवास के बारे में। माइग्रेशन प्रवास प्रथम पाकिस्तान बना था, भारत से एक नया देश पैदा हुआ पाकिस्तान, जो एक इस्लामिक मुल्क बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जो माइग्रेशन हुआ वो अधिकतम उधर के ही क्षेत्रों से हुआ। तो प्रथम पाकिस्तान में भारत से भारत आने वालों की नागरिकता के लिए देखते हैं। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, बशर्ते वे 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद में भारत में आए हों। 19 जुलाई के 1948 के पहले आ गए या फिर बाद में आ गए। परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार उसके माता पिता या दादा दादी में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, परंतु उसके माता पिता या दादा दादी में कोई एक भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। दूसरा अब है माइग्रेशन में एक पॉइंट कि 1 मार्च 1947 कितना 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास करने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस आए उनको नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार माता पिता या दादा दादी में कोई एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ। ठीक है, वो जाएंगे और वापस आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। एक है रजिस्ट्रेशन। यह प्रावधान विदेशी में तैनात कूटनीतियों तथा राजनयिकों के लिए किया गया है। ठीक है, विदेश में पैदा होने वाले कूटनीतिकों तथा राजनयिकों के लिए किया गया है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इसमें क्या होता है कि यह प्रावधान किया गया है और किसी विदेशी दूतावास में तैनात भारतीयों के बच्चों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। विदेशी दूतावास में तैनात भारतीयों के बच्चों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, जबकि उनका भारत में अधिवास नहीं था। ठीक है, संसद अधिनियम के आधार पर नागरिकता का निर्धारण। संसद अधिनियम के आधार पर कानून जो बनाता है वहाँ पर उसके नागरिकता का निर्धारण कैसे होता है देखिए। जन्म के आधार पर, इस संसदीय अधिनियम में भी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है। देशीयकरण के आधार पर, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, इसमें अदनान सामी को इसी आधार पर नागरिकता प्राप्त हुई। अतः किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत में लगभग 11 सालों के प्रवास के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। कितने सालों के बाद? 11 साल तक अगर वो प्रवास किए हैं यहाँ पर तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष के साथ विवाह कर ले, जैसा कि सोनिया गांधी के द्वारा विवाह के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। हालांकि उनका जो डेट में है वो कन्फ्यूजन है, आगे से पीछे हो गया हुआ है कि वो पहले ही नागरिक बन गए विवाह से पहले, लेकिन यहाँ यही बात है कि उनकी नागरिकता मिल गई। चौथा है डिसेंट, अवजनन के द्वारा, डिसेंट के द्वारा, किसी भारतीय माता पिता की संतान जो विदेशों में पैदा हुआ हो उसे माता पिता की नागरिकता के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये डिसेंट है, अवजनन। किसी भूभाग का भारतीय क्षेत्र में विलय कर लिया जाए तो उस भूभाग के समूचे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे होती है इसके बारे में जानिए। परित्याग करना, कोई भी भारतीय नागरिक स्वैच्छिक रूप से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। ठीक है, टर्मिनेट, समाप्त कर देना, यदि कोई नागरिक अन्य देश या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, कोई दूसरा देश या तो उसके भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। डिप्राइवेशन, वंचित कर देना, यदि किसी व्यक्ति की निष्ठा भारत के प्रति समाप्त हो गई अथवा उसने धोखेबाजी के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसे संघ सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संघ सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो परित्याग करना, टर्मिनेशन करना, समाप्त कर देना, और डिप्राइवेशन करना, वंचित कर देना कि आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत के प्रति आपकी आस्था निष्ठा खत्म हो गई है। तो यही हम वीडियो क्लिप खत्म करते हैं। आगे हम लोग पहुंच चुके हैं 408 तक। आगे हम लोग शुरू करेंगे आगे से 409 से। ठीक है, तो हम लोग 408 तक पहुंच चुके हैं। आगे अगले वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे, टॉपिक होगा विश्व का संविधान। ठीक है, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं वीडियो क्लिप को रोकते हैं।